हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए। और आज हम कराएंगे क्लास 10th का। चैप्टर भी 10th है, 10 है और क्लास भी 10 है। ठीक है, चैप्टर 10th का क्षितिज की बुक से। ये देखिए, क्षितिज भाग 2 क्लास 10 और चैप्टर का नंबर है 10। चैप्टर ये है, राइटर लेखिका मन्नू भंडारी। कौन है? चैप्टर की जो लेखिका है वो है मन्नू भंडारी। और ये है इसका चैप्टर एक कहानी यह भी। क्या है? एक कहानी यह भी। इसमें लेखिका है, देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मैं स्टोरी बताऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, स्टोरी बताऊंगी और इसको रीडिंग भी करूंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको हल्का सा। इसमें लेखिका है, उसने अपने ही बारे में सारा वर्णन किया है। इसमें क्या होता है कि लेखिका अपने ही बारे में पूरी स्टोरी बताती है कि कितने भाई बहन थे। वे 5 भाई बहन थे, 3 बहनें थी, 2 उसके भाई थे वो बाहर पढ़ते थे और एक बहन की उसकी पहले ही शादी हो गई थी जो सबसे बड़ी थी। 2 बहनें मम्मी पापा के साथ घर में रहती थी और 2 बहनों में इसका रंग सांवला था लेखिका का, और इसकी एक बहन थी उसका रंग था गोरा। तो जो पिताजी थे वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो लेखिका को हमेशा ये है ना कि हीन भावना पैदा हो गई कि मैं शायद कभी भी कुछ नहीं कर सकती। ये इसमें है। बाद में लेखिका ने बहुत कुछ किया। 1947 आया जब भारत आज़ाद हुआ, तब तक उसने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए, उनका वर्णन भी इसमें है। और मैं लाइन टू लाइन पढ़ूंगी और आपको बहुत अच्छे से स्टोरी समझाती चली जाऊंगी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा पूरा चैप्टर, और क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी में से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप कोशिश किया करो सभी चैप्टर को अच्छे से समझ लें। और जो मेन होते हैं, जो MCQ बनते हैं, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आप साथ साथ लर्न कर लें, अंडरलाइन कर लें बुक में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम इसका राइटर लेखिका का देखेंगे। तो उसका नाम है, लेखिका नाम है अन्नू भंडारी। क्या नाम है इसका? अन्नू भंडारी लेखिका है ये देखिए, सॉरी अन्नू नहीं, मन्नू, आई एम सॉरी, मन्नू भंडारी इसकी राइटर है। देखिए, क्लास 10। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये है मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में मन्नू। लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसके ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। यानी कि जब से मुझे पता चला, जब से मैंने होश संभाला, जब से मेरे समझ में है, मेरी यादों में है, वो कौन सा घर था। पैदा तो मैं यहाँ पे हुई थी, लेकिन मेरी समझ में तब आने लगा तो मैं कहाँ से, मुझे समझ है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान में। उस 2 मंजिला मकान में क्या क्या था? जिसके ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य, यानी कि वो मकान था हमारा 2 मंजिल का, तो ऊपर वाले जो मकान था उसमें पिताजी का साम्राज्य था, यानी उनका सारा सामान ऊपर था, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। यानी कि जो ऊपर मकान था उसमें पिताजी की बुकें, किताबें, डिक्टेशन, पुस्तकें, पत्रिकाएं ऐसे ही फैली रहती थी और उन पर वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। यानी कि उसकी माँ थी, वो बहुत ही अनपढ़ थी, वो उसके साथ बच्चों के साथ नीचे रहती थी। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। वो क्या करते थे कि हमेशा हमारी इच्छाएं और पिताजी की इच्छाओं को हमेशा पालन करने के लिए, हमेशा कुछ खाना बनाना, कुछ भी जो भी उनकी रिक्वायर रहती थी बच्चों की और पिताजी की, वो हमेशा पूरी करने के लिए तैयार रहती थी। हमारी जो माँ थी वो अनपढ़ थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। देखो, बाद में तो वो अजमेर में आए हैं और पहले वो कहाँ थे, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। पहले वो इंदौर में थे बेटा, पहले कहाँ थे? इंदौर में। अजमेर में बाद में आए हैं। तो अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। वहाँ उनका बहुत वो था, प्रतिष्ठा थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थी को अपने घर पर रखकर पढ़ाया है।
जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। यानी कि पिताजी क्या करते थे, पहले क्या करते थे, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते थे और बाद में वो बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बच्चे पहुंच गए। ये उनकी खुशहाली के दिन थे। उन दिनों हमारी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल संवेदनशील व्यक्ति थे और दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है बेटा, जो पहले थे ना, जो इंदौर में रहते थे हमारे पिताजी, तो उस समय उनका बहुत अच्छा सम्मान था, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, बहुत अधिक आर्थिक रूप से भी धनी थे और बहुत से लोग उनकी मतलब इज्जत करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो उनका इंदौर में क्या हुआ कि उनका बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हो गया और वो बाद में क्या कहाँ आ गए, अजमेर में आ गए। अजमेर में उनका जो स्वभाव था वो कैसा हो गया, क्रोधी हो गया और अहमवादी हो गया। ठीक है, बाद में दूसरी ओर क्या हुआ, क्रोधी और अहमवादी शक्की, इस तरीके से उनका स्वभाव हो गया। पहले अच्छा था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना। पर यह सब तो मैंने केवल सुना है, देखा है। तब तो इस गुणों के भगना विषयों को ढोते पिताजी थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। आर्थिक झटके यानी कि काम में उनके पैसों में नुकसान हो गया था, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि पहले उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत सकारात्मक थे वो, और बाद में जैसे उनका लोश हुआ, आर्थिक रूप से वो परेशान हो गए, तो उनके सकारात्मक जो पहले थे वो भी ख़त्म होने शुरू हो गई। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति यानी कि पैसों की तंगी के कारण, स्थिति के कारण आर्थिक जो फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थर्राती रहती थी। यानी कि पहले तो वो बहुत अच्छे थे, बहुत ऊंचे पद पर थे, बहुत अच्छी उनकी इज्जत थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वो जैसे जैसे नीचे आए, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनका जो स्वभाव भी बहुत ही ख़राब हो गया और माँ को डराते रहते थे। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होगी। वे जिन्होंने आँख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया, जब जब हम लोग भी इनकी चपेट में आते ही रहते। यानी कि ये बताया है, लेखिका ने ये बताया है कि पहले के वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन बाद में उनका स्वभाव शक्की और क्रोधी हो गया और हम भी इनकी चपेट में बार बार में आते ही रहते थे। हम भी बड़े ही परेशान थे, बड़े ही दुखी थे। पर यह गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही, मतलब पापा के बारे में मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे इनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी, कौन सी खामी मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या अनजाने अनचाहे कि उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि लेखिका वो ये कहना चाह रही है कि मैं उनके ये गुणगान नहीं करना चाह रही कि वो ऐसे थे, नहीं, मैं देखना चाह रही हूँ कि उनकी कौन सी जो बिहेवियर था, जो मेरे व्यक्तित्व में अंदर ये खामियां और खूबी, मतलब जो भी ताना बाना जो गुत्थी हुई है, चाहे अनजाने व्यवहार से जो भी मेरे अंदर जो जन्म लिया है, उनको मैं देखना चाहती थी। मैं काली हूँ, बचपन से दुबली मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी थी। इसकी एक बहन है, वो 2 साल उससे बड़ी है, वो गोरी है, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना, फिर मेरी प्रशंसा, उनकी प्रशंसा नहीं। यानी कि मेरी जो बहन थी उनकी प्रशंसा करते रहते थे, उनसे मेरी तुलना हमेशा करते रहते थे। वो गोरी थी और मैं काली थी, मरियल थी, दुबली थी। ठीक है, क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि को पैदा नहीं कर दी
कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई हूँ। अब देखो लेखिका ये कह रही है कि मेरे अंदर इतनी हीन भावना पैदा कर दी मेरे पिताजी ने, वो हमेशा उसको सम्मान करते थे, मेरा नहीं करते थे, कि आज मैं बहुत सम्मान में लेखिका बन गई हूँ, बहुत सी उपाधियाँ मैंने प्राप्त कर ली है, बहुत अधिक मेरा सम्मान हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। यानी कि मेरे मन में ऐसे हीन भावना पैदा हो गई है, उनके स्वभाव के कारण, उनके बिहेवियर के कारण मेरे अंदर हीन भावना ऐसी पैदा हो गई है कि मैं आज तक उस बिहेवियर से उबर नहीं पाई हूँ। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच में सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को ही हो जाती हूँ। यानी कि आज जो मेरे ऊपर मैं इतनी बड़ी लेखिका हो गई हूँ, लोग मेरे लिए विशेष रूप से ये उपलब्धि, प्रतिष्ठा और सम्मान बताते हैं, तो मैं बहुत ही अपने आप को वो कमज़ोर समझती हूँ और मैं समझती हूँ मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। यानी कि मैं खुद ही शर्मिंदा हो जाती हूँ। ये मेरे बचपन के बिहेवियर के कारण मैं ऐसी हो गई हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। यानी कि मेरे अंदर जो दबने वाला भाव था ना, हीन भावना का जो भाव था, जो पिताजी ने मेरे अंदर भर दिया था कंपेयर कर करके उस बहन से और मेरे से, तो मेरे अंदर कोई भी उपलब्धि, अच्छी उपलब्धि हो तो मैं उस पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। यानी कि मैं कितने ही लोग मेरा सम्मान कर पाए, तो लेकिन मैं हीन भावना के कारण खुद पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ कि इतना मैंने कोई अच्छा काम भी कर सकती हूँ। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी बनना जाती थी और आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यवस्था के नीचे मुझे उसके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यवस्था में उपजा शक, यानी कि उसके पिताजी थे, उसके जो बहुत अपने थे, उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था, इसलिए उनका स्वभाव हो गया शक्की हो गया था। उनके पिता का स्वभाव, लेखिका के जो पिता थे उनका स्वभाव शक्की हो गया था, क्योंकि उनके जो घर वाले थे, पर जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने विश्वासघात किया था। इसलिए होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, यानी कि जब से मैंने होश संभाला तब से पिताजी की और मेरी तो टक्कर ही रहती थी। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है। यानी कि मेरे अंदर बहुत से ऐसी बातें हैं, बहुत से रूप हैं ऐसे जो मुझे याद हैं, जिनमें मेरी और उनकी टक्कर हुई थी। कहीं कुठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में, कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उसके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थिति का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। यानी कि मैं चाहे कितना भी आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मेरा जो पीछे का जो अतीत है, उसकी जो मेरे अंदर उसके अंदर जो मेरे अंदर जो छाव है वो कभी नहीं बदल सकती। यानी कि मेरे अंदर वो हीन भावना तो बनी ही आज भी रहती है, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं, कितनी ही उपलब्धि प्राप्त कर लूं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। यानी कि पिता थे तेज और माँ थी हमारी बेपढ़ी लिखी सीधी सादी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य, यानी कि धरती से भी ज़्यादा उसमें धैर्य था, सहन शक्ति थी शायद उसमें। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्त, बच्चों की हर अनुचित और अनुचित फरमाइश को, जिद को अपना फ़र्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। यानी कि पिताजी की हर गलत बात को भी स्वीकार करती थी और हम बच्चों का जो फरमाइशें होती थी, जो भी उचित हो चाहे अनुचित हो, सबको वो अपना फ़र्ज समझकर मेरी माँ सहज भाव से उनको पूरा करती थी। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं चाहा, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहनशीलता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने घर लौटती हूँ।
अब देखो लेखिका कह रही है कि ये जो पीछे की जो बातें हैं वो बता रही है, चलो जो भी कुछ हो अब मैं अपने घर लौटती हूँ। ठीक है, अब वो बताती है पहले क्या थे कि लेखिका थे वो 5 भाई बहन थे, वो बताती है 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। लेखिका है मन्नू भंडारी, मन्नू नाम है उसका, तो मन्नू भंडारी है वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी है। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। अगर ये क्वेश्चन बनता है मन्नू भंडारी की जो बड़ी बहन की शादी हुई थी तो मन्नू भंडारी कितने साल की थी, तो वो 7 साल की थी। ये लीजिए, और उनकी एक धुंधली सी याद भी मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेले सोतेलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, ये जो खेलों के नाम हैं जो पहले बच्चे खेलते थे। कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह रचाए मैंने, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ला डंडी भी खेला, यानी कि हमने अपने भाइयों के साथ गिल्ला डंडी भी खेला। पतंग भी उड़ाया, कांच पीस कर मांझा को सूता, जैसे वो मंजा होता है ना पतंग उड़ाने का, उसको कांच पीस कर सूता भी हमने। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। इसमें ये कह रही है लेखिका कि जो भाइयों का जो घर भाई थे वो तो दूर दूर तक जाते थे कहीं कहीं, लेकिन हमारा क्या था कि हमारा घर के अंदर तक ही दायरा था, हम उससे बाहर नहीं जाते थे। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की जो दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं होती थी, यानी कि जो घर की दीवारें हैं आपस में छत एक दूसरे से लगी हुई होती थी, और अपने घर से वो दूसरों घरों तक, यानी कि अपना अपना घर नहीं, वो सभी जैसे चाचा के ताऊ के सभी मकान होते हैं ना आपस में पास, उन सभी घरों में हम आते जाते थे और अच्छे से खेलते थे। उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, यानी कि घर में मोहल्ले के सभी घरों में जाती थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव में महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर के विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। इसमें लेखिका ये कहना चाह रही है कि देखो आजकल क्या है कि जो फ्लैट का जो प्रचलन हो गया है, पहले क्या था कि सभी हम जो आसपास के घर थे उसमें खेलते थे, सब में बहुत ही अच्छा था, लेकिन आजकल जो फ्लैट की जो परंपरा आई है उसमें लोग क्या है एक दूसरे को जानते तक भी नहीं है, ये भी नहीं तब पता उसके पड़ोस में कौन है कैसा है। पड़ोस कल्चर के ये लिख रखा ना, पड़ोस कल्चर के विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित और असहाय और असुरक्षित बना दिया है। यानी कि आजकल के जो आधुनिक जो समाज आ गया है, जो आजकल आधुनिक आ गया है, उसमें क्या है महानगरों को फ्लैट में रहने वाले जो आपस में पड़ोस में रहने वाले हैं उनसे आप एक दूसरे को जोड़ नहीं रखा है, उनसे असुरक्षित और असहाय बना दिया है, एक दूसरे से वो टच में नहीं है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहाँ मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजारी, अपनी युवा अवस्था को आरंभ किया था। यानी कि लेखिका ये कह रही है कि मेरी जो बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे जो है वो सभी पात्र हैं मेरे मोहल्ले के हैं। ठीक है, मेरे जहाँ मैं रहती थी वहीं आसपास के ही सभी पात्र हैं जिससे मैंने कहानियाँ बनाई। आजकल तो कोई अपने पड़ोस में जानता ही नहीं है किसी को, 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में मैं बड़ी हुई, लेकिन इनकी छाप मेरे मन में कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। यानी कि जब मैं कहानी लिख रही थी अपने पड़ोस की उनके बारे में, तब मुझे पता चला कि इनकी छाप मेरे लाइफ में कितनी गहरी है। इस बात का एहसास मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था। यानी कि आज मैं इतने सालों बाद भी उनके बारे में सोचती हूँ तो उनके भाव भंगिमा है वो आज भी मेरे मन में वैसे के वैसे हैं, धुंधले नहीं हुए हैं। उनसे मैं कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई थी, लेकिन जो आजकल के जो फ्लैट ज़माना आ गया है उसमें लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं।
बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से उतरते चले गए थे। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाते और महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य था। यानी कि मैं उन सब चीज़ों को याद करती हूँ तो यह मेरे लिए बहुत ही एक सुखद और अच्छा आश्चर्य वाला पॉइंट है। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के, जब हम उस समय क्या थे, जब हम छोटे थे तो उस समय क्या होता था कि एक लड़की के विवाह के लिए क्या ज़रूरी है, तो उनकी क्या योग्यता है, अनिवार्य है विवाह के लिए। उस समय क्या था, उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए और शिक्षा में मैट्रिक होनी चाहिए। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली। यानी कि सन 1944 में मेरी जो बहन बड़ी सुशीला थी, जो गोरे रंग की थी, उसने ये योग्यता, यानी कि वो मैट्रिक भी पास हो गई और उसकी उम्र भी 16 साल हो गई। शादी करके कोलकाता चली गई। मेरी बहन कहाँ गई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसकी बहन जो सुशीला थी, उसकी शादी कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में चली गई थी। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। उसके 2 भाई थे, वो बाहर पढ़ने के लिए चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगृह गृहिणी, कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं। यानी कि ये कहना चाह रही है लेखिका कि क्या होता है, जैसे लड़की बड़ी होती है तो उसके घर में खाना बनाने के और घर में काम के जो सिखाए जाते थे, उससे मेरे पिताजी मुझसे हमेशा दूर रखते थे। मुझे रसोई से दूर रखने के लिए कहते थे और रसोई को बटियार खाना कहते थे। तो इसमें एक छोटा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रसोई को उसके पिताजी क्या कहते थे, बटियार खाना, यानी कि खाना बनाने वाला, जो भट्टी हमेशा चलती ही रहती है। उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है। यानी कि जो क्वालिटी होती है किसी में भी, खाना बनाने वाले अपनी पूरी क्षमता को उसी में झोंकते रहते हैं, किचन में ही झोंकते रहते हैं, वो कुछ अलग से प्रतिभा नहीं दिखा सकते। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमवाड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। देखो 1944 का टाइम है, 1947 में देश आज़ाद हो गया था, तो 44 में क्या था कि जोरों पर था, 44-45 में जोरों पर था ना, आंदोलन थे सभी। तो क्या होता था कि उन दिनों जो राजनीतिक पार्टियां होती थी वो सभी हमारे घर में उनके जमवाड़े होते थे और आपस में बहुत सी बहसें होती थी एक दूसरे के साथ, और ये सब होता रहता था हमारे घर में। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था, यानी कि उनको शौक था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं, जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। यानी कि जब वो पार्टियां होती थी, सभी लोग बैठकर डिस्कशन करते थे, सवाल जवाब होते थे, तो मेरे पिताजी, जब मैं चाय नाश्ता लेके जाती थी तो पिताजी चाहते थे कि मैं वहीं पर बैठ के सब कुछ सुनूँ और समझूँ। देश में हो भी तो कितना कुछ हो रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विद्रोह और मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों को रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। इसमें कह रहे हैं कि जो 42 के आंदोलन के बाद पूरा देश खोल रहा था आज़ादी के लिए, और जो राजनीतिक पार्टियां होती थी, नीतियां होती थी, उनसे मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। लेकिन जो क्रांतिकारी और देशभक्त होते थे ना, और शहीद होते थे, और उनका आकर्षण होता था, उनसे मैं बहुत ही आकर्षित होती थी और मेरा मन भी कुर्बानियों के लिए ज़रूर मन में आक्रांत रहता था। यानी कि मुझे भी इन चीज़ों में बहुत ही अधिक अच्छा लगता था और मैं भी ज़रूर आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत के परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। ठीक है, तो अब वो जैसे ही 10वीं करके आगे आई तो जो शीला अग्रवाल है, उनकी जो टीचर अध्यापिका थी, उनसे पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई तो सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जैसे मैंने कहकर सीखा,
1 साल पहले ही कॉलेज बना था, वे इसी साल नियुक्त हुई थी। जो शीला थी वो गर्ल्स कॉलेज में जो टीचर थी, उनसे मेरी पहली बार जब मुलाकात हुई थी तो वो क्या था कि 1 साल पहले तो ये कॉलेज बना था और मैं उससे बहुत ही अधिक प्रेरित हुई। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में मुझे प्रवेश कराया। उसने क्या-क्या काम किया था, एक तो साहित्य की 2 पॉइंट है इसके। एक तो साहित्य की दुनिया में उसने उसको सिखाया और नाम था उसका, ये तो था सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, और कॉलेज में गई तो उसकी टीचर का नाम था शीला अग्रवाल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। शीला अग्रवाल उसके टीचर का नाम था। उसने क्या किया कि साहित्य के बारे में सबसे पहले उसको सिखाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, यानी कि हम तो सिर्फ पढ़ते रहते थे पहले, अब उसने क्या किया कि चुनाव करके पढ़ना। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते बीतते साहित्य की दुनिया 100% प्रेमचंद्र से बढ़कर, यानी कि पहले हमने क्या था, प्रेमचंद्र की पढ़ी, फिर जिनेंद्र की, आगे यशपाल, भगवती चरण, ये राइटर है सभी। वर्मा तक फैल गई हमारी किताबें, मतलब यहाँ तक ये किताबें हमने पढ़ी इनकी। फिर तो फैलती ही चली गई और आगे हमने पढ़ा। उस समय जिनेंद्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने मुझे बहुत ही आकृष्ट किया। सुनता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अज्ञे जी का उपन्यास कौन सा है? शेखर। एक अजीवनी पढ़ा जरूर था, उस समय मेरी समझ में सीमित दायरे से समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्नचित्त ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वंस भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जिनेंद्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा। शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। यानी कि और इसने जो जो किताबें पढ़ी, जो जो जिसकी पढ़ी ना, उनका वर्णन है इस पूरे पैरे में। तो साहित्य का पूरा ज्ञान शीला अग्रवाल ने उसका करवाया। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का सिलसिला भी पिताजी ने शुरू किया था। ये क्या है कि शीला अग्रवाल ने तो साहित्य के बारे में बताया, और पिताजी ने क्या किया, घर के अंदर बैठकर जो देश विदेश में, जो देश के अंदर जो स्थिति हो रही है, उनको समझने का सिलसिला पिताजी ने शुरू कर दिया था। उन्होंने वहाँ से खींचकर उसी ही स्थितियों को सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। जो पिताजी ने मुझे घर में जो देश के बारे में जो कुछ बताया था, वो शीला अग्रवाल ने हाथ खींचकर वो मुझे सामने दिखा दिए, यानी कि उसके भागीदारी में मुझे बदल दिया। सन 46-47 के दिन थे। 1946 और 47 का वर्णन है बेटा यहाँ पे। तो 1946 और 47 में 15 अगस्त 1947 को तो देश आज़ाद हो गया था। तो 46 और 47 के दिन थे। वे स्थितियाँ, उनमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चित्र था। यानी कि 47 में तो देश आज़ाद होने वाला था, तो उस समय चारों तरफ बड़ी ज़ोरों से आंदोलन की प्रक्रियाएं चलती थी। पूरे दमखल और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवक का उन्माद था। सभी लोग अपने सभी और क्रांतिकारी और ये सब चलते रहते थे। मैं भी युवा थी। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में खून के लावे में बदल दिया था। यानी कि जो हम शीला अग्रवाल थी, जो उनकी अध्यापिका थी, उसने क्या किया कि जो खून, जो जोशीले बातों, उनकी जो जोशीली बातें थी, उन्होंने खून को लावे में बदल दिया, यानी खून को लावे में बदल दिया। हम भी बहुत ही अधिक देश को आज़ाद करने के लिए तैयार हो गए। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था, एक बवंडर मचा हुआ था शहर में और एक घर में। यानी कि एक तो शहर में चारों तरफ देश को आज़ाद कराने के लिए सब कुछ हो रहा था, और एक घर में पिताजी का होता रहता था। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, सड़कों के साथ शहर के सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, यानी कि वो जो शीला अग्रवाल थी, वो उसको आज़ादी के लिए बहुत अधिक प्रेरित कर चुकी थी। तो वो हमेशा शहर में ऐसे करती रहती थी, हड़तालें, नारे लगाना, ये सब उनको अच्छा लगता था।
किसको? मन्नू भंडारी को। तो उसके रंगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध में से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई थी। यानी कि पिताजी क्या थे कि ये चाहते थे कि हमें ऐसा होना चाहिए कि हमारा समाज में कुछ वशिष्ठ पद हो, वशिष्ठ नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। एक बार देखो, अब वो कह रही है कि मैं ऐसे काम करती थी कि मैं 2 बार पिताजी के प्रकोप से बच गई। तो कौन कौन से 2 बातें बताई है? एक बार कॉलेज से उनके फ़ोन आया कि आपकी बेटी का यहाँ से एडमिशन मैं क्यों ना कट करूँ, क्योंकि वो सभी बच्चों को अपनी तरफ एक इशारे से ही बुला लेती है। तो उसको बुलाया उसके पिताजी को कंप्लेंट करने के लिए। तो एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया, पिताजी आकर मिले, बताइए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। यानी कि मैं क्यों ना, प्रिंसिपल बोले कि मैं क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई करूं। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बुबला हो गए कि कॉलेज में क्या हो गया, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, पता नहीं क्या क्या कुछ सुनना पड़ेगा वहां जाकर। यानी कि कॉलेज के प्रिंसिपल का मैसेज आया था कि उनको बुलाया था कंप्लेंट करने के लिए बेटी के लिए। 4 बच्चे पहले भी तो पढ़े हैं, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया मुझे। गुस्से से भन्नाते हुए गए थे पिताजी और लौटकर कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की में, यानी कि उसने गुस्से में गए थे तो मन्नू भंडारी ने सोचा कि आएंगे तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए उसने क्या किया कि एक पड़ोस में अपने दोस्त के पास जाकर बैठ गई। गुस्से में से बनाते हुए गए थे, लौटकर क्या कहर बरसा होगा उनका अनुमान था। तो समय पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई और माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुला लेना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वो तो खुश ही है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों का इतना रोब है, तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। अब क्या हुआ कि कॉलेज में क्या हुआ, जब वो गए उसके पिताजी कॉलेज में, प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी लड़की ऐसी है कि सारे कॉलेज को अपनी तरफ रखती है। तो वो जो यानी कि पूरे कॉलेज का रोब है उस पर, यानी कि सारा कॉलेज उसकी बात मानता है, ये सब कहा। तो वो बहुत खुश हुए, कौन? उसके पिताजी। और बोले प्रिंसिपल बहुत परेशान थी, बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, तुझे कॉलेज से नाम कटा लूँ, लेकिन वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट फटकार कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं। अब प्रिंसिपल कह रही है कि हम तो जैसे तैसे डरा कर क्लासों में भेजते हैं, लेकिन और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। अब वो कह रहा है, जो उसके पिताजी है वो ये कह रहा है कि जैसे ही सभी को हम अंदर ले जाते हैं तो क्या होता है कि वो 3 लड़कियां हैं, वो सभी को बाहर बुला लेती है और सभी लड़कियां मैदान में आ जाती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाने समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कह रहे थे। पहले तो वो अपने शर्म कर रहे थे कि कॉलेज में जाऊंगा कंप्लेंट होगी, लेकिन अब वो बड़ा गर्व कर रहे हैं। पूरे देश की पुकार है, उन्होंने कहा कि ये तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी की यह बात सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। यानी कि पिताजी ने कहा कि ये तो आज की आवाज़ है, भारत को आज़ाद कराना है, एकता ज़रूरी है, तो ये तो आज की आवाज़ है। एक घटना और, एक तो ये घटना है, अगर घटना का क्वेश्चन आता है तो ये घटना एक तो, और दूसरी घटना और है। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों के लिए हड़ताल का आह्वान था। यानी कि क्या था कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का पॉइंट था, तो सभी कॉलेज का और सभी स्कूलों का और सभी दुकानों का हड़ताल करने के लिए बोला गया था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा
समूह वहाँ जा जाकर हड़ताल करवा रहा था, यानी कि जो जो अपनी दुकानें बंद नहीं कर रहे थे। तो ये देखो सभी बच्चे, जो कॉलेज के जो सभी बच्चे हैं वो जा जाकर वो बंद करवा रहे थे, उनकी दुकानें बंद करवा रहे थे, हड़ताल करवा रहे थे। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूशी मित्र ने घर जाकर अच्छी तरह पिताजी को लू उतारी, यानी कि मैं वहाँ पर बहुत अधिक अच्छा भाषण दे रही थी और पिताजी के एक फ्रेंड ने वहाँ पे जाकर मेरे प्रति उनके कान भर दिए पिताजी के। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, उसके दोस्त ने कहा, मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी है, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है, हुड़दंग मचाती फिरती रहती है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियां को शोभा देता है ऐसा करना? यह सब कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया आपको है या नहीं है? तो देखिए इसमें ये वो उसका जो दोस्त है वो उसको मन्नू के प्रति भड़काता है। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भड़कते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। पिताजी बार बार गुस्सा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बस अब तो यही रह गया था, सभी लोग हमारे घर में आकर हमारी थू थू करके चले जाए, ये ऐसा काम कर रही है, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकालना, उसके पिताजी ने ऐसे बोला। इन सब में बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। ये तो देखो बेटा, डॉक्टर का नाम आपको याद करना है। डॉक्टर है अम्बालाल जी और अजमेर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं ये, और हमारे पिताजी के ये मित्र हैं, देखिए आगे, ठीक है। तो अजमेर के जब मैं घर लौटी तो अजमेर के सबसे जो प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर हैं अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया मेरा। जैसे ही मैं अंदर आई तो उन्होंने बड़ा गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने के लिए आया हूँ। अब एक मित्र तो उसको भड़का गया था उसके पिताजी को, और दूसरा मित्र आया वो उसको बधाई देने आया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस समथिंग, तुमने कुछ मिस कर दिया, यानी कि तुम्हारी बेटी ने जो वो दिया था ना भाषण, उसको आपने मिस कर दिया। घर से बाहर भी कभी निकला करो, हमेशा घर में ही रहते हो। और धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे, पिताजी के चेहरे पर संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। अब क्या, जैसे वो मेरे बड़ाई कर रहे थे, मेरे लिए बता रहे थे, वैसे वैसे पिताजी का जो चेहरा था वो बहुत ही गर्व में बदलने लगा जैसे जैसे उन्होंने मेरे बारे में बोला। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। अब वो दोपहर में दूसरा दोस्त आया तो उसके बारे में बताया उसकी माँ ने। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आ ही गया, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी, क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का प्यार था, उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की की बिना किसी संकोच और झिझक के धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह अंतर्विधियों के बीच जीते थे वे, एक और विशिष्ट बनने और बनाने पर प्रबल लालसा की, दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतनी ही सजगता। यानी कि दोनों रूपों को दिखाया है। पिताजी दोनों रूपों में ही आ जाते थे, विशिष्ट बनाने में लगते थे मुझे, और कभी लगते थे वो सामाजिक छवि की तरफ ज़्यादा सजग बन जाते थे। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट है, यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, अब आ गया 1947। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। शीला अग्रवाल को क्या हुआ कि उसको निकाल दिया, कॉलेज वालों ने निकाल दिया कि तुम तो सब लड़कियों को एक में रखती हो, तुम तो सभी को मतलब कि भड़काती हो और कॉलेज में अनुशासन को बिगाड़ती हो।
तो लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में उसको नोटिस दे दिया कि आप निकल जाओ। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं को प्रवेश निषिद्ध कर दिया। यानी कि क्या हुआ कि कॉलेज को ही बंद कर दिया कुछ समय के लिए, और उसको नोटिस थमा दिया कि आप निकल जाओ। ठीक है। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। अब उन्होंने बच्चों को बाहर कर दिया तो बच्चों ने बाहर ही बहुत अधिक हुड़दंग मचाया और कॉलेज उनको खोलना पड़ा। जीत की खुशी सामने थी, सामने खड़ी, बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947, यानी कि शीला अग्रवाल को उन्होंने हटा दिया था, और लेकिन हमने बहुत अधिक क्रांतिकारी सभी ने मिलकर, कॉलेज के बच्चों ने मिलकर उसको वापस उसको मतलब कॉलेज वालों को हमारी सुनना पड़ा और उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत थी, हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन वो जीत छोटी रह गई। जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके सामने वो जीत थोड़ी छोटी रह गई। ठीक है। सबसे बड़ी उपलब्धि इस शताब्दी की जो थी वो थी 15 अगस्त 1947, जिसमें हमारा देश आज़ाद हुआ। और ठीक है, तो ये था चैप्टर कंप्लीट। मैंने पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।